नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मेंटोर भी हैं युवाओं के, और इन्होंने अपनी सोच से युवाओं को एक नई दिशा भी दी है। सबसे पहले सिमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। नमस्कार, थैंक यू। सर, इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपकी शख्सियत पे कुछ लाइनें लिखे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। हर ठोकर को सीढ़ी बनाना सिखा गया, जो डर था दिल में उसे भी जला गया, सपनों को हकीकत में डालने का जुनून, वो आवाज़ सिमरजीत जैसी जो हौसला जगा गया। क्या बात है, क्या सर, बात है। एक बार फिर स्वागत है भारत 24 में। और थैंक यू सो मच। और आवाज़ आपकी भी बहुत अच्छी है। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी तक कितने युवाओं को आप मोटिवेट कर पाए हैं अपनी सोच से, एक नई दिशा दे पाए नए युवाओं को? तो सौरभ जी, ऐसे है कि युवाओं की जो अगर हम काउंटिंग करें तो कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। हालांकि जो आंकड़े बताते हैं यूट्यूब चैनल के, जहाँ तक हम बात करें तो 80 मिलियन प्लस जो व्यूज़ हो चुके हैं अलग अलग वीडियोस के, और जो व्हाट्सएप पे वीडियोस वायरल जाते हैं वो तो उनके काउंट ही नहीं होते। और एक और कैटेगरी है, न सिर्फ युवाओं में, सीनियर सिटीजन्स में भी हमारे काफ़ी वीडियोस पॉपुलर हुए थे, और जगह जगह पर उनसे भी मिलना हुआ कि वो जीने की असली उम्र 60 है, बुढ़ापे के बाद ही असली ठाठ है। कुछ ऐसे वीडियोस थे जो वो भी वायरल हुए। और कंपनीज की अगर हम बात करें तो 400 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस कंट्री, शिमला से लेकर संबलपुर तक, अहमदाबाद से लेकर कोलकाता तक, पिछले 18 साल मैं और मेरे बैग जो मेरे साथी हैं, हम भारत का पूरा दर्शन करते रहे। सभी हर तरीके की संस्थाओं के साथ, चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, लार्ज कंपनीज हैं, PSUs हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके साथ पिछले 18 साल में मेरा काम करने का सौभाग्य हुआ। और इसी से जितना मैंने सिखाया है, इसी यात्रा से मैंने उतना सीखा भी है। सर, एक चीज़ और मैं सर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो इंडियन स्पीकर ब्यूरो है, 2021 से लेकर 25 तक आप यू हैव अचीव्ड वेरी गुड पोजीशन, और मैं चाहूँगा कि वो आप खुद बताएं, क्योंकि एक अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि अपने आप में, एक कहते हैं ना 56 इंच की जो छाती है, जो हमारे मोदी जी कहते हैं, वो हो जाती है परिवार की और उन सब की, जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपसे प्रेरित होते हैं। सर, डेफिनेटली जब कोई ऐसी लिस्टिंग आती है या आपको कोई भी ऐसा कुछ भी अवार्ड मिलता है, तो आप महसूस करते हैं कि आपकी मेहनत कामयाब हो रही है। सो 2021 से लेकर 25 तक इंडियन स्पीकर ब्यूरो जो बुकिंग्स करते हैं स्पीकर्स की फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स, उन्होंने हमें अपनी टॉप 10 लिस्ट में शामिल किया, टॉप 3 में रखा। तो मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। और साथ ही साथ में ये भी कोशिश है और ये भी आशा है कि ये जो पोजीशन दिए है इन्होंने, इसको हम बखूब निभा सकें आने वाले समय में भी, ताकि जिस भी स्टेज में जब भी माइक हाथ में मिलता है, मेरी कोशिश यही रहती है कि ना जाने ऑडियंस में कैसा कौन बैठा हुआ, कौन सा शख्स, कौन सी बात उसके दिल को छू जाने वाली है और उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाने वाली है। सो जब भी उस माइक को पकड़ें, उसमें स्टेज पर जाऊं, तो यही ऊपर वाले से अरदास रहती है, दुआ रहती है कि हम अपना बेस्ट दे सकें। सर, मैं इनोवेशंस की बात करूंगा, मैं लीडरशिप की बात करूंगा, मैं कॉर्पोरेट की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले व्हेन आई वाज सर्चिंग योर सोशल मीडिया, आई सॉ योर पिक्चर्स विद अनुराग भाई ऑल्सो, जो आपके शहर के, जो अपने शिमला से हैं, हिमाचल से हैं। कभी बात हुई कि कैसे लीडरशिप, बिकॉज वी हैव सीन हिम लीडिंग सो मैनी थिंग्स बिफोर एंड वी हैव सीन हिम, लीडरशिप की बातें होती है, कैसे हम अपने युवाओं को, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है देश का, उसको किस तरीके से हम आगे ले जाएं, किस दिशा में आगे ले जाएं, क्योंकि आपकी पिक्चर बहुत मुस्कुराते हुए मैंने उनके साथ देखी। जी, ही इज़ ए वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, वेरी यंग डायनामिक लीडर। हम अनुराग ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश से हैं, और जलंधर का भी बड़ा खास कनेक्शन है उनका, क्योंकि जलंधर में पढ़े वो, और जलंधर मेरा होम टाउन है, वहाँ पढ़े भी। ही इज़ ए एविड स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स में। और बड़ी जो दिलचस्प चीज़, कहते हैं लीडरशिप कई बार बोल के या बातचीत में नहीं सिखाई जाती, तो सिर्फ एक्शन से होती है। और अनुराग ठाकुर जी फ्लाइट में अपनी फाइल्स निकालकर पूरे बिजी थे, और जो 2 घंटे की फ्लाइट में ऑल द टाइम ही वाज वर्किंग, 1 मिनट भी उन्होंने ज़ाया नहीं किया। ये देखकर ऑब्जर्व करना ही इसी में से लीडरशिप सीख थी। बाकी इज़ ए वेरी इंस्पायरिंग करिस्मेटिक पर्सनैलिटी। सिमरजीत सिंह, सर, क्या लीडरशिप सीखी जा सकती है या बाय बॉर्न होती है? सो इसमें काफ़ी रिसर्च हुई, और लीडरशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हज़ारों किताबें छपती हैं, हर साल नए थीम्स आते हैं। सो मेरा मानना है कुछ एलिमेंट्स आप में इनबॉर्न होते हैं सौरभ, कुछ चीज़ें आप इनबॉर्न लेकर आते हैं। जैसे अक्सर मुझे लोग पूछते हैं, सर आपकी आवाज़ हमेशा से ऐसी थी या हुई? उनका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ शायद थी, पर पहले मुझे एहसास नहीं हुआ। और जब मैंने इस आवाज़ को यूज़ करना शुरू किया, किसी स्टूडियो में गया और रिकॉर्डिंग की, तो मैंने कहा यार ये तो बंदे की आवाज़ बड़ी अच्छी है, और वो मेरी आवाज़ थी। तो वो एहसास नहीं हो पाया। काफ़ी कुछ जो प्राचीन भारत के जो एक
टीचर थे पतंजलि, उन्होंने लिखा कि आपके अंदर कितना कुछ छुपा हुआ है और परिस्थितियों से जब आप मुकाबला करते हैं तभी वो उभर कर सामने आता है। Correct. यू हैव सो मच इनसाइड यू, Correct. बट इट्स ओनली व्हेन यू एक्सेप्ट चैलेंजेस। जब आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, आप रियलाइज करेंगे मेरे में ये भी क्षमता थी, मेरे में उस समय ये कहने की क्षमता भी थी। सो वो अंदर का लीडर हर शख्स के अंदर है, पर छुपा हुआ है। और पता है किसने छुपाया है? हमारे सोशल कंडीशनिंग ने, कि चुप करो, काम करो, सवाल मत पूछो। स्कूल में किस बच्चे को अच्छा स्टूडेंट माना जाता है? जो सवाल ना पूछे। करेक्ट। जो बच्चा सौरभ ज्यादा जी, सवाल जी, पूछता है उसे हम टीचर्स कहते हैं अरे प्रॉब्लम चाइल्ड है, ये बहुत सवाल पूछता है। और अगर भगत सिंह ने सवाल ना पूछे होते, अगर सुभाष चंद्र बोस ने सवाल ना पूछे होते, अगर जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी है, अगर इन्होंने सवाल ना पूछे होते, ये सवाल ना पूछा होता हम आज भी गुलाम क्यों हैं, तो शायद ये देश आजाद ना हो पाता। बिल्कुल। तो वो सवाल पूछने की क्षमता, और जितनी इनोवेशन हो रही है सौरभ, इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेकर आए, जी बिल्कुल। जितनी इनोवेशन हमारे भारतीय युवा ही अलग अलग जगह पर, खासकर अमेरिका की अगर बात कर लें, सिलिकॉन वैली में जाके वहाँ सीईओज हैं और इनोवेटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और वहाँ जाके फ्लरिश करते हैं, और हमारा टैलेंट कितना भारत से बाहर जाता है, ये हमारे लिए बड़ी कंसर्न की बात होनी चाहिए। और यही सवाल पूछने की क्षमता आज हमें फिर से क्लासरूम्स में अलाउ करनी है, आज हमें फिर से अपने बोर्ड रूम्स में अलाउ करनी है, ताकि हम बड़ा सोच सकें, ताकि हम वो सोचने की क्षमता, क्योंकि सोच से हर चीज़ की शुरुआत होती है। अगर हम सोच ही नहीं पाएंगे, मान लीजिए किसी बेहतरीन पेंटर को उसके टीचर स्कूल में कहते हैं कि ये एक डब्बा है, डब्बे में कलर भरो, डब्बे से बाहर कलर नहीं करना, आपके माइंड में क्या आ रहा है वो नहीं पेंट करना, डब्बे के अंदर कलर करो, तो वो क्या बन पाता? वो पेंटर नहीं बन पाता। आपकी सोच को मार दिया जाता है। राइट, और सप्रेस कर दिया जाता है, उसको लिमिट कर दिया जाता है, और उसको अनलीश करना है एक बार इस इनोवेशन के युग में, और तभी हमारी संस्थाएं आगे बढ़ पाएंगी, तभी हमारे युवा आगे बढ़ पाएंगे। सर आजकल हम बहुत नेगेटिविटी प्रिवेल करती है, चाहे हम युवा अगर जा रहा है तो बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स को लेके नहीं, बहुत सारी नेगेटिव थिंग्स को लेके, क्या मैं एग्ज़ाम पास कर पाऊंगा, क्या मैं इस नौकरी को, एचआर के क्वेश्चंस को पास कर पाऊंगा। जब हम नेगेटिव हो रहे हैं जी, उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे शुरुआत से ही भर दिया जाता है तू ऐसा है, तू ऐसा नहीं कर सकता है। अगर हम ये बोले हर इंसान को आप सुपरमैन हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हम क्यों अपने जो हमारे युवा क्यों इतने नेगेटिव हो रहे हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वी हैव सम काउंटेबल थिंग्स ऑल्सो। कैसे उसको सब पॉजिटिव करें हम? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि कुछ हद तक सेल्फ डाउट अच्छा भी होता है, जी, जो अंदर शक की आवाज आ रही है ना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, कुछ हद तक वो अच्छा भी होता है, क्योंकि वो आपको पुश कर रहा है, आपको ड्राइव कर रहा है, ताकि आप प्रिपेयर करें। राइट, और अगर मेरे को अगर यहाँ से एयरपोर्ट जाना है और इतना टाइम बचा है और मेरे माइंड में ये सवाल ही नहीं आ रहा कि सही ठीक टाइम है या नहीं, तो शायद मैं लेट हो जाऊंगा और फ्लाइट मिस हो जाएगी। सो स्ट्रेस बिल्कुल ना होना भी खतरनाक है, और ज़रूरत से ज़्यादा होना भी खतरनाक है। उसकी ऑप्टिमम लेवल जो है, वहाँ पर हम पीक परफॉर्मेंस में आते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट पीक परफॉर्मेंस कहते हैं। जब क्रिकेटर फॉर्म में आता है, जब डांसर स्टेज पर जाके फॉर्म में आता है, ए.आर. रहमान साहब म्यूजिक बनाने की उस फॉर्म में आते हैं, जब हो जाते हैं, कोई लिरिसिस्ट जब लिरिक्स लिख रहा है वो फॉर्म में आता है, पीयूष मिश्रा जी जैसे और लोग जैसे उस फॉर्म में जाते हैं, राइटर्स उस फॉर्म में जाते हैं, स्पीकर्स उस फॉर्म में जाते हैं, हर परफॉर्मर उस फॉर्म में जाता है, वो ऑप्टिमम स्टेज है। तो हम हल्के से शक से घबराएं ना, क्योंकि वो हमें और ताकतवर बना रहा है, पर ज़रूरत से ओवर थिंकिंग ना करें। और उसको रिस्ट्रिक्ट करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है कि सोशल मीडिया की कंजम्पशन को थोड़ा कम करें, और खुद से बातचीत करना और इम्प्रूव करें, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। जैसे आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जा रहे हैं, 2 मिनट बैठकर हल्का सा ब्रीदिंग पर ही फोकस करेंगे अगर आप, यू विल बी मोर अलर्ट, यू विल बी मोर प्रेजेंट। और सारा जादू इसी पल में है, जिंदगी इसी पल में हो रही है, ना अतीत में थी ना भविष्य में है, रियलिटी तो अभी हो रही है। गेम आप अभी खेल रहे हैं, उसको पहले खेलने की कोशिश करेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ेगा, क्या गलती होगी उसको बार बार रिपीट करेंगे तो तनाव बढ़ेगा। सो स्टे इन द मोमेंट एंड टेक इट स्टेप बाय स्टेप। सर क्या सोशल मीडिया हैम्पर कर रहा है हमारी ग्रोथ को? बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी हद तक देखिए, इसको यूज़ कर पाना, इसकी पॉजिटिव यूजेस काफ़ी हैं। आज शायद मैं आपके रूबरू ही ना होता अगर सोशल मीडिया ना होता, तो कोई दो राय नहीं है, इसकी काफ़ी पॉजिटिव यूजेस है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर छोटे बच्चे को, जिसको अभी स्कूटर का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलना चाहिए, उसको अगर हम फरारी पकड़ा दें तो फिर वो एक्सीडेंट तो होगा, और यही हो रहा है। जिन बच्चों का भी सेल्फ कंट्रोल का मसल नहीं बढ़ा, उनको हमने हाथ में मोबाइल्स पकड़ा दिए हैं, और ऐसे एडिक्टिव ऐप्स पकड़ा दिए हैं कि वो छोड़ नहीं पा रहे हैं।
और जब तक वो छोड़ नहीं पाएंगे उनको, उनकी जो खुद की थिंकिंग जी। पावर है डेवलप डेवलप नहीं होगी, बिल्कुल। राइट। और जब तक वो थिंकिंग पावर नहीं डेवलप होगी, वो ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आजकल के युग में तो मशीन्स ने सोचना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने आइडियाज जनरेट होते हैं। अब इंसान जब उसमें एंटर करता है तो उसमें हाँ या ना उस सिचुएशन को सेंस कर पाना सबसे बड़ी काबिलियत है। और आने वाले युग में कितना और काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। सो सवाल यह है कि इंसान क्या करेंगे। इंसान वो करेंगे जो मशीनें नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल। और वो एबिलिटी डेवलप होने के लिए शायद उन्हीं मशीनों से हमें दूर होना पड़ेगा, ताकि हम किताबें पढ़ सकें, जी। ताकि हम बोर हो सकें। बोर होना बंद हो गया, राइट। ताकि हम आसपास के लोगों से बातचीत कर सकें। सौरभ, एक जमाना हुआ करता ना जब हम ट्रेन में जाते थे, तो कोई पर्सन जिसको हम जानते भी नहीं है उससे भी पूरी हाय हेलो हो जर्नी में, जाती थी, बिल्कुल। है ना, पूरा उसका पूरा A to Z हिस्ट्री पता लग जाती थी। और कौन परोंठे बनाकर लाया है वो भी एक दूसरे को खिलाते थे। वो सारी सोशल स्किल्स खत्म हो रही हैं। आप अनजाने लोगों को तो छोड़ो, जिन लोगों को जानते हैं लोग उनको हेलो नहीं कहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन उनको भी मैं पूछता हूँ अपनी टीम मेंबर्स को, एक बार देखता हूँ ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाते हैं। मैं कहा हेलो भाई, हेलो तो बोलो एक दूसरे को कम से कम। बिल्कुल। यू आर पार्ट ऑफ द सेम टीम। सो इन चीज़ों पर तभी हम एक्सेल कर पाएंगे जब फोन्स की यूजेज थोड़ी कम हो। सर, एक अच्छा व्यक्ति जैसे हम आसपास देखते हैं, कई बार आप एक सीट पे बैठे हैं और अपने सामने वाले को क्रॉस करते देख रहे हैं, जैसे आपने बताया, से हेलो टू एवरीवन। लेकिन क्या हम एक लीडरशिप भी पहचान पाते हैं एक ऐसे व्यक्ति में जो लीडर सच में बन सकता है? उस क्वालिटीज़ को कैसे पहचानें? बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर किसी शख्स में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे पहचाने और आगे ले जाए, आगे लेकर आए। जैसे तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करेगी। तो इसमें आई थिंक सौरभ, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। सबसे पहले कि ये पर्सन ओनरशिप ले पा रहा है या नहीं। जी। यानी बिना इंस्ट्रक्शंस मिले, बिना बार बार रिमाइंडर मिले, बिना फॉलोअप किए ये खुद डिलीवर कर पा रहा है जी। दूसरी, क्या इसका दिल इस काम में है या नहीं। जी। इसका शरीर तो जरूर है, ये रोज आ रहा है, अटेंडेंस लग रही है, सब कुछ हो रहा है, ये इसका दिल भी आ रहा है नहीं। क्या नए आइडियाज लेकर आता है, नई सोच लेकर आता है? क्या मीटिंग्स में हाथ खड़ा करके कहता है सर ये नया आइडिया ट्राई करें, इससे हमारा बेनिफिट होगा, सर वहाँ हमारा नुकसान हो रहा है, उस चीज़ को हम बंद करें? क्या ये ओरिजिनल आइडियाज देने की क्षमता रखता है? क्या ये ऑपोजिशन के बावजूद, लोग 4 लोग कह रहे हैं कि आपका आइडिया बेकार है, क्या उसके बावजूद ये अपना आइडिया प्रस्तुत करने की हिम्मत रखता है? अगर ऐसे कोई लक्षण कोई पर्सन जो है वो डिस्प्ले कर रहा है तो उसमें लीडरशिप पोटेंशियल है और उसको नर्चर करके हम आगे ला सकते हैं। इससे हमारी संस्था स्ट्रांग होगी, आगे बढ़ सकती है। सर, आप बहुत सारे कॉर्पोरेट माहौल में गए, बहुत सारे कॉर्पोरेट आपने चीज़ें देखी होंगी इन एंड आउट। कॉर्पोरेट माहौल में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल क्या होती है सर? लोग कहेंगे पॉलिटिक्स, और मैं कहूँगा मैं कहूँगा गलत। मैं कहूँगा कि अगर आप में एबिलिटी है टू ऐड वैल्यू तो आप सफल होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमें पैसे या पावर किस चीज़ के लिए मिलते हैं? टू एबिलिटी टू ऐड वैल्यू। अगर हम अपनी संस्था में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं तो हमारी वो जो सीढ़ी, हमारे लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी, वो तय है जी। उसको कोई रोक नहीं सकता, प्रोवाइडेड आप सिर्फ अपना नहीं सबका सोच रहे हैं, राइट। प्रोवाइडेड आप पूरी उस संस्था के विकास के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग आजकल रेयर हो गए हैं। अगर आप अपना छोड़कर संस्था के बारे में सोच रहे हैं, आप ऑलरेडी 0.001% में आ गए हैं जी। राइट। और उसके कारण आप आगे बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। 2-3 चीज़ें और अहम हैं, जैसे कि सक्सेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चीज़ों पे आपकी नेटवर्किंग, राइट, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बातचीत कैसे कर पाते हैं लोगों को। क्योंकि ये जो सबसे बड़ा जो भ्रम है ना, जो बॉलीवुड ने ही डाला हमने, वो ये है कि वो 10 लोगों ने घेर लिया हीरो को और अकेला हीरो एंटर हुआ और डिशम डिशम सबको उसने मार गिराया और हीरो बन गया, राइट। वो ये सिर्फ बॉलीवुड में होता है। हीरो सिर्फ बॉलीवुड में होते हैं या किताबों में होते हैं। असल लाइफ में टीम्स काम कर पाती हैं, वो टीम्स अचीव करती हैं। सो टीम बना पाना, टीम के साथ चल पाना, उनको जोड़ कर रखना, अगर ये स्किल्स आपके पास हैं तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। सर, आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन है, हम बात करते हुए देखते होंगे, दैट इज़ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। जी। उस पॉलिटिक्स को कैसे हम पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा, लोग आते भी होंगे, शेयर करते होंगे, यार बहुत पॉलिटिक्स है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ पॉलिटिक्स की वजह से, ये है, बहुत सारी चीज़ें। आदमी स्ट्रांग है लेकिन वो स्ट्रांग बन नहीं पा रहा है। उस पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल किया जा सकता है? जी, ग्रेट क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर सभी व्यूअर्स इससे रिलेट कर पाएंगे।
पॉलिटिक्स या माइंड गेम्स जी। अगर पसंद नहीं है तो कृपया अकेले काम करें। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिसमें सिर्फ आप अकेले हों, और वो बन नहीं पाएगी। सो जहाँ एक से ज़्यादा लोग जुड़ गए वहाँ कुछ ना कुछ माइंड गेम्स, पावर स्ट्रगल, पॉलिटिक्स वो होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? ह्यूमन नेचर है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरा भी आगे बढ़ना चाहता है, और ज़रूरी नहीं कि जिस रास्ते पर आप चलेंगे दूसरा भी उसी पे चलेगा, राइट? सो पहली बात इसे एक्सेप्ट कर लें, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये होगा। दूसरी बात ये भी एक्सेप्ट कर लें कि आपके अच्छे किए गए काम को भी लोग उसके बावजूद भी आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको थोड़ी थिक स्किन ग्रो करनी है, और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए, संस्था के लिए और टीम के लिए अगर सही है तो खुद पर विश्वास रखें और उसे कंप्लीट करें, क्योंकि फिर उसका जो रिजल्ट आएगा ना, फिर लोगों के मुंह अपने आप बंद होंगे। और हाँ, टांग खींचने के लिए आपके लोग हमेशा वहाँ तैयार रहेंगे। शायद वो लोग टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने स्ट्रांग हैं, बिल्कुल। और शायद ऊपर वाला टेस्ट कर रहा है कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है या क्षमता है आगे बढ़ने की। सर एक और क्वेश्चन मेरे सामने आया जब मैंने कहा मैं आपसे आपका इंटरव्यू करूंगा। लोगों ने कहा कि ये ज़रूर पूछेगा कि हम रोज़ आते हैं, एक ही काम करते हैं और चले जाते हैं, कई साल से एक ही रूटीन हो रहा है, अपने आप को बर्नआउट फील कर रहे हैं, उस चीज़ से कैसे डील करें? उस चीज़ से इस डील करने का सबसे बेहतर तरीका है, सबसे पहले अपनी फिटनेस का ध्यान जरूर रखें। दूसरा, अपनी लर्निंग का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने माइंड को स्ट्रेच कर रहे हो या नहीं। ठीक है? और वो सिर्फ ये नहीं कि जॉब पर माइंड बॉस स्ट्रेच कर रहा है, आप अपने माइंड को खुद अपने फ्री टाइम में स्ट्रेच कर रहे हो या नहीं। कुछ पढ़ रहे हो, अच्छा कुछ लिख रहे हो, कुछ कोर्स में आपने एनरोल किया है, सो माइंड की स्ट्रेचिंग हो रही है या नहीं। दूसरा, बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है या नहीं, कि आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली वॉक कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स में खेल रहे हो, कुछ और। तीसरा, सोशल आपकी लाइफ है या नहीं, काम के बाहर सोशल लाइफ होनी बहुत ज़रूरी है। चौथा, क्या आप सोसाइटी को वापस कुछ दे रहे हो नहीं, किसी संस्था के साथ जुड़े हो, कुछ सेवा कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो। इससे होलसम डेवलपमेंट होती है। इंसान सिर्फ काम के लिए नहीं बना है, काम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे जीवन का, पर सिर्फ अकेला वही पहलू नहीं, और भी हैं। और जब हम बाकी जो एरियाज को फीड नहीं करते हैं, उनको उनकी डाइट नहीं देते हैं, मन को उसकी डाइट चाहिए, बॉडी को उसकी डाइट चाहिए, हमारे सोशल नेटवर्क्स को उनकी डाइट चाहिए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को उसकी डाइट चाहिए। सो जब ये होलसम होगा तो हम वो जो 8, 9, 10, 12 जितने घंटे भी काम पर आ रहे हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे। हाँ, जहाँ तक रहा कि काम बोरिंग हो गया है, इसमें शायद हम भी कहीं कसूरवार हैं, हम भी फ्रेश एनर्जी लेकर आ सकते हैं। शायद हमारी भी जिम्मेवारी है, सिर्फ संस्था की या बॉस की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि ये ज़रूर ध्यान में रखें। और सौरभ, इसीलिए मैं 18 साल हो गए हैं आज तक चल रहा हूँ इस रास्ते पर, क्योंकि मैं मानता हूँ जब संस्थाएं इंप्रूव करती हैं तो इकोनॉमी इंप्रूव करती है। जी बिल्कुल। इकोनॉमी इंप्रूव करती है तो देश मजबूत होता है, देश मजबूत होता है तो दुनिया के लिए मिसाल बनता है। और काम हम सब की लाइफ का 70-80% हिस्सा है। अगर हम नींद के जो घंटे हैं वो माइनस कर दें तो जितना टाइम बचा उसमें हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल, या खुद के साथ या किसी और के साथ जुड़े। और अगर आप उसको बोझ समझ के कर रहे हैं, नेगेटिविटी में कम कर रहे हैं, तो दूसरों का तो नुकसान होगा, ये तो जाहिर है, पर आपकी हेल्थ पर क्या गुजरेगी ये भी ज़रूर ध्यान पे रखें। सो काम को अच्छे ढंग से करें ताकि आप भी इंजॉय करें। यार जो करना ही है, उससे ज़िंदगी आगे बढ़नी है, तो क्यों ना इंजॉय करते हुए करें। लेकिन सर आज की जनरेशन ना बहुत फास्ट है, उसको हर चीज़ जल्दी चाहिए। उसको 12th के बाद, पास होते के बाद ही BMW चाहिए, उसको आईफोन चाहिए। इसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी कसूर है। और लेकिन उसको एक चीज़ और जल्दी चाहिए, सफलता। जी जी। क्या अगर वो ऐसा सोच रहा है, क्या वो गलत है? सपने रखना कभी भी गलत नहीं है, और जितना काम हम करने की क्षमता रखते हैं उससे ज़्यादा सोच पाना कभी भी गलत नहीं है, और जितना हम खा सकते हैं उससे ज़्यादा प्लेट में डालना भी गलत नहीं है। ये इंसान की नेचर है, आगे बढ़ना। कुछ एक्स्ट्रा सोचेंगे तो एक्स्ट्रा करेंगे। 50% सोचा लाइफ में, तभी 10% कर पाएंगे। हाउएवर, इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि हर चीज़ अपने टाइम पर हो, अपने ढंग पर हो। वो टाइम टेबल हम डिक्टेट नहीं कर सकते सौरभ, करेक्ट, राइट? वो हम ऊपर वाले को ये टाइम टेबल नहीं दे सकते हैं, भाई 23 में मुझे इतना पैसा चाहिए या ये चाहिए। कल ही खबर थी न्यूज़पेपर में कि $500 मिलियन का किसी इन्वेस्टर ने एग्जिट लिया, यानी अपना शेयर बेचकर, अपना स्टार्टअप बेचकर अब वो $500 मिलियन पर बैठा हुआ है। और उसने लिखा, यार मैं बोर ऑलरेडी हो चुका हूँ, कितनी गोल्फ खेल लूँगा, अब मेरे को अगला चैलेंज चाहिए। सो इंसान की नेचर है चैलेंजेस ढूंढना, और अपने समय पर आएँ तो आप उन्हें और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए मुझे BMW कब मिलेगी, बड़ा घर कब मिलेगा, प्रमोशन कब मिलेगी। आपका ये सवाल होना चाहिए, मैं और बेटर इंसान कब बनूंगा, मैं बेटर कंट्रीब्यूशन, मेरी पर्सनालिटी कब इंप्रूव होगी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कब इंप्रूव होंगी, मेरी लीडरशिप नेटवर्किंग कब इंप्रूव होगी। जब वो इंप्रूव हो गई तो ये गारंटीड है
कि आपका बाकी भी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक्स कंडीशन है, वो भी इम्प्रूव होगी। तो सर आपका इसी चीज़ को देखते हुए अगला सवाल ये है, पैशन ज़रूरी है डिसिप्लिन? पैशन या डिसिप्लिन दोनों की अपनी अपनी जगह है। जी। बड़ा अच्छा सवाल है। जी। पैशन और डिसिप्लिन दोनों की अपनी जगह है। पैशन शायद 1 जनवरी को लोग दिखाते हैं, जब सब लोग जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं और कहते हैं कि अब आज से सारा वेट लॉस, सारी बॉडी एक ही दिन में बना देनी है। और डिसिप्लिन शायद वो चीज़ है जो मार्च के महीने में शुरू होती है, कि 2 महीने बाद जब पैशन थोड़ा Financial कम हो जाता है, कि अब अभी मैं जिम में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। सो पैशन कैन गेट यू स्टार्टेड, डिसिप्लिन विल हेल्प यू कंटिन्यू। दोनों की अपनी जगह है। आई थिंक सरदार पटेल ने लिखा था कि उतावले उत्साह वाले के से ज़्यादा बड़ा परिणाम रखने की इच्छा ना करें। यानी उतावला उत्साह है जो, जैसे पैशन हिंदी में, तो उससे ज़्यादा बड़ा परिणाम जो आना उसकी इच्छा ना रखें, इसलिए कि शायद अगर अकेला उतावला उत्साह ही है और साथ में डिसिप्लिन नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, प्लान नहीं है, तो शायद वो पानी एक बार उबला है पर वो स्टीम नहीं बनेगी, और जब तक स्टीम नहीं बनेगी तो इंजन नहीं चलेगा। सर आपने क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को सर्व किया एज ए स्पीकर, जी। क्योंकि हमने बहुत बड़ी कंपनीज भी देखी है, बहुत स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हम कहें, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो एक बैठे हैं, जो उनके सीनियर्स हम कहते हैं, सीईओज कहते हैं, आपको कई बार लगता है कि अगर कबीले का सरदार सही लीडर नहीं है तो कबीला बेकार है? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो अक्सर कहते हैं लीडरशिप थिंकर्स में, आई थिंक ये सबसे बड़ा कंसर्न आप देखते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में रहता है, पर हम इसके बारे में ओपनली बात नहीं कर सकते। हम कबीले में जाके नहीं कह सकते आपका सरदार नहीं है, राइट। देखिए, सो यस, लीडरशिप वो बॉटल, अगर बॉटल के देखें ना, तो बॉटल नेक कहते हैं, बॉटल नेक इज यूजली एट द टॉप ऑफ द बॉटल। तो बॉटल नीचे से बड़ी होती है, ऊपर आकर वो बॉटल नेक बन जाती है। जी, तो इसीलिए, और ऊपर लोनली भी होता है। एट द टॉप पोजीशंस उनकी ज्यादा कंपनी नहीं होती, फीडबैक नहीं मिल पाता, तो कई बार चाहते हुए भी कबीले का सरदार दूसरों की बात नहीं सुन सकता कि लोग क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए अच्छा है कभी कभार उस ऑफिस को छोड़कर बाहर आएं, लोगों से बातचीत करें, सुने क्या माहौल है, माहौल को सुने, महसूस करें, लोगों का फीडबैक लें। आई थिंक ये एक वेस्टर्न थिंकर की कहावत है, केन ब्लांचर्ड ने कहा था कि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। आई रिपीट, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस, कि चैंपियंस का नाश्ता फीडबैक होता है। पर शायद जैसे हम कामयाबी की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं और बड़े तगमे मिलते हैं, बड़ी पोजीशंस मिलती हैं, हम फीडबैक को सुनना और ऑब्जॉर्व करना बंद कर देते हैं। तो उर्दू में किसी शायर ने बाखूब लिखा है कि तुझसे पहले भी जो शख्स इस तख्त पर ताजो नशीं था, तुझसे पहले भी जो शख्स इस तख्त पर ताजो नशीं था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो ये वहम, ये भ्रम ना माइंड में आ जाए कि अब मैं ऑल इन ऑल हूँ, और उससे फिर आप गलत रास्ते पे जाना शुरू होंगे। इसीलिए लीडर्स को मैं हमेशा यही मैसेज देता हूँ, कंटिन्यू टू लर्न, कंटिन्यू टू लिसन, कंटिन्यू टू सेल्फ इम्प्रूव, और कोर्स करेक्शन करना। यानी कि पायलट है, जब प्लेन जा रहा है, तो अगर उसे लगे कि प्लेन सही डायरेक्शन में नहीं है, तो वो उसको फटाफट से कोर्स करेक्ट करता है, नहीं तो उसको पता है वो दिल्ली में नहीं, कहीं और जाके लैंड होगा। तो ये ज़रूरी है। सर हमने भी मोदी जी का विजन देखा, विजन ऑफ न्यू इंडिया, जी। और हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी देखी जो अभी स्टार्ट भी हुई हैं, स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं। कभी आपने मतलब आपको लगा कि ये वहाँ स्पीकर्स को जाना चाहिए, क्योंकि आपके अपना एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, आपके अपने लोग हैं, आपके अपने मित्र भी हैं, एक कहते हैं ना, एक आपकी एक टीम है अलग अलग मोटिवेशन स्पीकर्स की। मोदी जी के विजन ऑफ न्यू इंडिया को हम आपका भी बहुत बड़ा हाथ इसलिए होता है क्योंकि आप युवाओं को एक नई दिशा दे रहे हैं, उनको पॉजिटिव कन्वर्ट कर रहे हैं। स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हम देख रहे हैं, छोटे, उनकी सोच को डेवलप करने के लिए क्या आपने आपका कोई अभी एक प्लान है, या आपने बनाया है, या आपको लग रहा है कि ये यहाँ अगर पॉट्स बन रहे हैं मिट्टी के, उस मिट्टी की सुगंध आपको खींच रही है, कह रही कि ये बिल्कुल खींच रही है। 2007 में वही खींचकर वापस लाई सौरभ। लगभग 10 साल भारत से बाहर रहने के बाद 2007 में मैं वापस आया। तो ये शायद मैंने अपने वीडियोस में हर जगह बताया है। मैं आज भी टियर 2 सिटी में रहता हूँ, मैं मेट्रो में नहीं रहता हूँ। मेरा घर और मेरा ऑफिस जलंधर पंजाब में है, जो कि टियर 2 सिटी है। मैं वहाँ से ट्रैवल करता हूँ, और मैं पंजाबी में अक्सर लोगों को कहता होता हूँ कि जिदा काम करन दा तरीका उदा इत्थे ही अमरीका।
यानी जिसका जिसका काम करने का तरीका सही है उसका अमेरिका यही है। बिल्कुल। यानी आप कहाँ बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, झारखंड में हैं, आप तमिलनाडु में हैं, आप अहमदाबाद में हैं, कहीं पर भी हैं, आप किस जगह बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, कस्बे में बैठे हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी सोच कहाँ है ये फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब सारे रिसोर्सेज अब छोटे शहरों में भी उपलब्ध हैं, राइट। इंटरनेट की बात कर लें, कंप्यूटिंग की बात कर लें, कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जो वहाँ से रन हो सकते हैं, कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर लें, चाहे जो आपने पॉट्स की, मिट्टी के पॉट्स की, सिरेमिक पॉट्स की एक्सपोर्ट की बात की, कितने और ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से एक्सपोर्ट हो सकती हैं। सो विजन है। और दूसरी जो मेरी कोशिश रही अपनी कहानी से वो यही रही कि मैं 2 कंट्रीज़ की परमानेंट रेजिडेंस होने के बावजूद उसको गिव अप करके मैं वापस भारत आया। वो इसलिए आया कि 2007 में भी मेरा ये यकीन था कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर, और आज भी यही यकीन है, और मैं उस जर्नी का कहीं ना कहीं छोटा सा हिस्सा बना हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। आने वाले समय में भी यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इसी यात्रा में शायद मैं छोटा सा योगदान डाल सकूँ, अपने वीडियोज़ के माध्यम से, अपने लेक्चर्स के माध्यम से, अपने बुक्स और पॉडकास्ट के माध्यम से, कहीं ना कहीं बैठे युवाओं में या कंपनीज में एक सोच की नई चिंगारी हो। आखिर हम देखें जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो $1 बिलियन कंपनीज बनती हैं, वो उनकी शुरुआत एक आइडिया से होती है। अगर हम फेसबुक की बात कर लें तो मार्क ज़करबर्ग ने कहीं ये देखा कि यार इंसानों को दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है इसमें बड़ी दिलचस्पी है, तो क्यों ना मैं फोटोज लेकर फोटोज अपलोड करूं। तो फेसबुक की शुरुआत ऐसे हुई, और करते करते वो $1 बिलियन कंपनी बन गई। इंडिया ने भी कई ऐसे स्टार्टअप्स लॉन्च किए हैं जो अब इंटरनेशनल भी जा रहे हैं। तो मेरा ये यकीन है, मेरा ये ड्रीम है, मेरी ये अरदास है कि अपने लाइफ टाइम में मैं इंडियन MNCs और देखूं, यानी कि हेड ऑफिस इन मुंबई बट प्रेजेंस इन 50 कंट्रीज, हेड ऑफिस इन दिल्ली बट प्रेजेंस इन 35 कंट्रीज। अभी रिवर्स होता है, हेड ऑफिस इन लंदन और सिंगापुर और न्यूयॉर्क एंड प्रेजेंस इन सो मेनी कंट्रीज। मैं चाहता हूं ये नॉर्म बन जाए, ये नॉर्मल बन जाए कि हेड ऑफिस इन पंजाब और जलंधर और चंडीगढ़ और इंदौर और जहां भी हो, एंड प्रेजेंस इन 45 कंट्रीज। सर आखिरी 2 सवाल, सबसे टफ, क्योंकि एज अ मोटिवेशन स्पीकर आपने बहुत लोगों को एक्सप्लोर किया जी, उस एक्सप्लोरेशन में सबसे शॉकिंग कौन था जिसको आपको लगा कि यस ही इज गॉन दिस मच बट ही इज हियर? आपको सबसे ज़्यादा टफ कहाँ लगा जहाँ पे आपको लग रहा था जाने से पहले मैं क्या बोलूँगा, उनको क्या दे पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा, और फिर आपको लगा कि यस इनको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कई बार ऐसे होता है कि हम पहले माइंड में सोच के जाते हैं ये ऑडियंस ऐसे होने वाली है, राइट। तो कई हमारे एक एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे EO कहते हैं, जिसमें आई थिंक $10 मिलियन से टर्नओवर ज़्यादा हो तो आप मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उनकी बड़ी छोटी सी गैदरिंग्स होती हैं, 30-35 लोग होते हैं, और कई बार उन गैदरिंग्स, और ये लोग एस्टैब्लिश बिजनेस पर्सन्स होते हैं। कई बार ऐसी ऑडियंस में जाने से लगता है पहले कि यार इनको तो ऑलरेडी सब कुछ पता होगा, ये यंग हैं, ये $1 मिलियन बिजनेसेस रन कर रहे हैं, क्या ये सीखने में इंटरेस्टेड होंगे? और जब आप ऐसी ऑडियंसेस के पास जाते हैं सौरभ, तो आपकी आंखें खुली रह जाती हैं कि वो सीखने में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इवन IRS ऑफिसर्स आई हैव स्पोकन टू, सो मेनी अदर सीनियर ऑफिसर्स एंड मेनी PSUs में, हुडको में हमने, और महानदी कोल लिमिटेड में, और कितने और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी, जहाँ का माहौल वैसे तो फॉर्मल होता है पर सीखने की जिज्ञासा जब सामने आती है तो आंखें खुली रह जाती हैं, और इससे विश्वास भी बढ़ता है, मोटिवेशन खुद की भी बढ़ती है कि भारत सीखना चाहता है। और मेरा ड्रीम है कि जितनी इंडिया इज नोन फॉर बिग फैट वेडिंग्स, एक टर्म है बिग फैट वेडिंग्स, राइट, पूरी दुनिया में पॉपुलर है कि शादियां तो भारत में होती हैं। ऐसे अगर बिग फैट लर्निंग इवेंट्स हो गए ना, एक कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें 2000 लोग आ रहे हैं, 3000 हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। इंदौर में जो हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें 2 बार मेरे को बोलने का सौभाग्य हुआ, 3000 से ज़्यादा युवा और बिजनेस पर्सन्स आके इकट्ठा होते हैं, और वो किसी जश्न से कम नहीं होती, किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होती। पर ऐसे अगर हर शहर में होना शुरू हो जाए तो फिर जो भारत विश्व गुरु बनने का जो सपना है ये दूर नहीं है। पाटीदार सम्मेलन हुआ अहमदाबाद में, जो पटेल कम्युनिटी की, बिल्कुल 4000 लोग जो दुनिया भर से फ्लाई करके वहाँ पहुँचे, वहाँ मुझे लेक्चर देने का मौका मिला, और मैंने देखा यार अगर ये पाटीदार कम्युनिटी ऐसे कर सकती है, या जैन कम्युनिटी में होता है, उनके ऐसे इवेंट्स होते हैं, अगर और संस्थाएं ऐसा कुछ करें, रोटरीज हैं या लायंस क्लब हैं या स्कूल कॉलेजेस हैं, तो क्योंकि देखिए एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम में नहीं, करेक्ट,
वहाँ तक सीमित नहीं रखनी। बिल्कुल। जब उसके बाद हम सोचेंगे तो नया भारत जो जिसकी हम सबको इंतज़ार है उस नया भारत का हिस्सा बनने का, आपको और मेरा, कि हमारे जीते जी ज़रूर हो यार, हम देखकर ज़रूर जाएं कि वो डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन पाए, वो सपना ज़रूर साकार हो सकता है। सर एक ऐसा सवाल जिसे देख के आपको हंसी भी आएगी, मुस्कान भी आएगी और एक चिंता का विषय भी है। Okay. अभी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर एक वर्ड हो गया है, वी हैव सीन सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, जी। इम्पैक्ट बहुत कर रहे हैं। वी हैव अदर साइड ऑफ अ कॉइन ऑल्सो। Right. लेकिन जो हमारे युवा है वो असली इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि वो घर पे बातें हो रही हैं, बिल्कुल। वो उनकी बातें कर रहे हैं, वो उनके जैसा बनना चाह रहे हैं। जी। कैसे हम इस इन्फ्लुएंसिंग को जो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही है सोशल मीडिया पे, उसे रोक पाए? क्योंकि मुझे लगता है कि सिमरजीत सर जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स नहीं मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, वो सच्ची राह और आगे राह बता पाते हैं, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स अपने को बता रहे हैं। तो उस चीज़ से सर कैसे बचा जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न मैं अभी देख रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ा कंसर्न है, और कई बार बच्चे मिसगाइड होते जी। हैं। कई लोगों ने ऐसे कोर्सेज खरीद रखे हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के जिनमें कोई वैल्यू नहीं जी। निकली, और उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए, इन लोगों ने धोखा खाया, जी। काफ़ी कुछ हुआ। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें। सबसे पहले, माता पिता इन्फ्लुएंसर होते हैं घर में, और दादा दादी और जो भी जिनके जो घर के जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो इन्फ्लुएंसर होते हैं। उनका इन्फ्लुएंस क्यों खत्म हो गया? क्यों फ़ोन पर किसी और तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ रही है? माता पिता की प्रेजेंस सबसे पहले वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करे। फिर हमारे जो संस्कार हैं, जो भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं, क्या माता पिता को समय मिल रहा है वो सिखाने का, जी। या उन दादा दादी को या नाना नानी को समय मिल रहा है? फिर उसके बाद स्कूल की बात आ गई। आजकल टीचिंग जी। एक खतरनाक प्रोफेशन बन गया है। जी। टीचर्स डरते हैं कि कौन से पेरेंट आके कैसे हमसे लड़ना शुरू कर देंगे, बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ हमने बच्चे को डांटा। सो टीचर और डॉक्टर, जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता था, आज वो प्रोफेशंस में लोग आकर खुश नहीं हैं। डॉक्टर्स डॉक्टर्स भी हम जाके घबराते कि ये डॉक्टर सही है, इलाज सही और कर डॉक्टर हमसे घबरा रहा है जी। क्योंकि कितने अटैक्स होते हैं जी। डॉक्टर्स के ऊपर। जी। अच्छे लायक बच्चे जो डॉक्टर बनने के केपेबल हैं, इन कारण मेडिसिन नहीं चूज कर रहे हैं। जी। मेरी फैमिलीज में बेहद डॉक्टर थे पिछली जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में अब तादाद कम हो गई है। जी। ये एक रीजन रहा। सो हम जो रिस्पेक्ट थी ना हमारी सोसाइटी में, उसको अगर नहीं खोएंगे हम अपने अध्यापक के लिए और सिखाने वाले के लिए, अपने गुरु के लिए, तो हमें वो जो सच्चे गुरु अपने आसपास कितने मिल जाएंगे, सिखाने वाले टीचर्स, और स्कूल में भी आ रहे हैं, उनसे भी सीख पाएंगे। तो जो ह्यूमिलिटी थी, जो हम सीखने की क्षमता थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे क्या धार्मिक ग्रंथों से या पुरानी संस्कृतियों से या टीचिंग से, उन सब चीज़ों से हमारी जनरेशन जुड़ी है, जुड़ पा रही है? उनसे जुड़ेंगे तो उनको फीकी चीज़ फीकी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। फीकी चीज़ को बनावटी कुछ अच्छा सा बनाकर स्क्रीन पर डाल दिया, वो इंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि वो रियलिटी से वाकिफ होंगे। और तीसरी जो चीज़ ये है कि यंगस्टर्स को गाइडेंस जो है वो हमेशा फ़ोन से ना मिले। बिल्कुल। इसीलिए जो मेंटर्स उनके आसपास हैं, बड़े भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, होल फैमिली स्ट्रक्चर। और देखिए, इसमें ऐसा हुआ क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज जी। है। पहले गांव में पेड़ के नीचे सब लोग बैठ के बिल्कुल। हर शख्स एक दूसरे से बात करता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी। अगर पिता को नहीं पता किस कॉलेज को में भेजना है, तो शायद ताऊ को पता था, किसी और को पता था। अब वो सब खत्म हो गया। अब न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, इसीलिए टाइम बचा है स्क्रीन के लिए, और इन्फ्लुएंसर स्क्रीन पर आ गए हैं, जिनमें काफ़ी फेक हैं, काफ़ी अच्छे भी हैं। और जब तक ये पता लगता है तो डैमेज शायद ऑलरेडी हो जाता है। इसीलिए जो घर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप अपना रोल, अपना लीडरशिप का रोल एक बार फिर से संभालें। बिल्कुल, थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो, आपने इतनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ पॉजिटिव चीज़ें बताई, और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से आपने एक युवाओं को हमेशा एक नई दिशा दी है, आगे भी वही दिशा देते रहेंगे, और फिर जो हम सब मिलके कहते हैं वो बनेगा मेरा भारत महान। भारत माता की जय। भारत माता। तो देखिए, ये थे सिमरजीत सिंह जी, मेंटोर भी हैं, कॉर्पोरेट स्पीकर भी हैं। कहते हैं ना कि आपको खुद अपने आप को पहचानना चाहिए। हर आदमी के अंदर बहुत सारे कलाकार छुपे हैं, वो आपको खुद को पहचानना है। और अगर किसी भी तरीके से आप दिशाहीन हो रहे हैं, तो हमारे पास सिमरजीत सर जैसे, जिन्होंने 2 देशों की जो कहते हैं ना कि उनके पास मौका था बाहर रहने का, अपने आप को एस्टेब्लिश करने का, पैसा कमाने का, लेकिन उन्होंने अपने भारत के लिए वो किया। और अगर ऐसी सोच हर युवा में आएगी, तो मुझे यकीन है कि हमारा भारत महान था, है और रहेगा।
और आपकी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, ये आप खुद समझिए, सोचिए। अगर वो सोच आपके अंदर आ गई तो मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव एनर्जीज आप खुद भी ले पाएंगे और दूसरों को भी दे पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना, यहाँ बने रहिए बाहर 24 के साथ।